बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया मस्ती और गर्मी का भी मस्ती ले रहे लग रहा है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे और गर्मी का आनंद भी ले रहे होंगे। बोले क्या सर, गर्मी का आनंद बोल दिया आप। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सीबीएसई क्लास 9th। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो मोशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसका एप्लीकेशन क्या है? तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके, सेकेंड लॉ भी पढ़ चुके हम लोग और उसका न्यूमेरिकल्स भी देख चुके। चलिए सर, स्टार्ट कर दीजिए आप। तो चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। जब आप किसी, मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, जाते जाते दीवार पर टकरा गए, तो आप जितने स्पीड के साथ दीवार से टकराएंगे तो दीवार भी क्या करेगा, जो वॉल भी क्या करेगा, आपको एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, बोले सर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। बोले लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। आप क्रिकेट का जो बॉल है उसको जितने स्पीड के साथ से फेंकेंगे, बॉल भी क्या हो जाएगा, बाउंस बैक आ जाएगा, रिटर्न होके, उसे बोलते हैं रिएक्शन। आप यहाँ से फेंके तो एक्शन, ठीक है, और उधर से क्या हो जाए, जितने कस के फेंकेंगे और उतना ही क्या हो जाएगा, वो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है उस बॉडी पे, वही रिएक्शन होता है, उसे रिएक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए जरा, होता क्या है, इसका थोड़ा डिफिनेशन भी जान लें सर जी। बोले सर जी लिखा दीजिए आप। हम ये बोलेंगे, व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स, अनदर बॉडी क्या करेगा, ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू वन बॉडी। इसका मतलब बोलिए सर, ये थोड़ा सा और दूसरा डिफिनेशन बताइए इजी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जितने यहाँ पे जितने फोर्स लगाएं इस ऑब्जेक्ट पे, ये भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स से क्या करेगा, रिएक्शनल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सा है। हाउ डू वी वॉक ऑन द फ्लोर, हम लोग फ्लोर पे जो चलते हैं, कैसे चलते हैं, तो वो चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। वहाँ पे न्यूटन्स क्या लगता है, वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। हाउ डू वी वॉक ऑन द फ्लोर, हम लोग फ्लोर पे जो चलते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसका रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, गन ये देख मूवी में देखे होंगे, गन चला रहे हैं, तो जब गन चलाते हैं तो जैसे बुलेट फायर होता है, मतलब बुलेट गया, एक्शन, जितने स्पीड के साथ में बैकवर्ड उतना रिएक्शन फोर्स लगेगा, पीछे को झटका लगता है। तो राइफल, ये तो छोटा सा था। राइफल के बारे में बात करें तो राइफल को कंधे पर रख कर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि राइफल से जैसे बुलेट आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स लगाता है, आपको मारेगा, वो झट से झटका लगाता है पीछे, तो चोट लग जाएगा, इसलिए कंधे पर रख कर मारा जाता है। तो राइफल में बोलेगा सर रिएक्शनल फोर्स उतना दिखता नहीं है, क्योंकि राइफल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिएक्शनल फोर्स उतना दिखता नहीं है। ठीक है, अच्छा बोले और बताइए सर, जेट एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, रॉकेट जो होता है, जो वर्क करता है, वो इसी प्रिंसिपल पर बात करता है। कैसे करता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिख लें थोड़ा। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, दो डिफिनीशन, एक बहुत छोटा सा डिफिनीशन है जिसमें क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है, मान लीजिए व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स, ठीक है, अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, तो क्या बोलेंगे, ऑल अनदर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स, अनदर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू वन बॉडी या फर्स्ट बॉडी। ठीक है, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो छोटा सा डिफिनेशन जानना है तो लिखना होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए दोनों डिफिनेशन को लिख लिया जाए क्या, तो आप चाहे तो दोनों डिफिनेशन लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर कोई एक हम लिख दे। चलिए कौन सा लिख दे बोलिए, चलिए छोटा सा लिखते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हम क्या लिखें,
एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दूसरा क्या था, दूसरा डेफिनेशन था whenever one body exerts a force लगाता है, exerts a force किस पे, on another body, exerts a force on another body, ठीक है। तो another body जो है या सेकेंड बॉडी जो है, या बोल सकते हैं सेकेंड बॉडी ऑल्सो एग्जर्ट्स, अनदर बॉडी क्या करेगा, ऑल्सो एग्जर्ट्स, ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल और अपोजिट, जितना फोर्स लगाया था पहला बॉडी, सेकेंड बॉडी भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे, ऑन फर्स्ट बॉडी। यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए एक बुक पड़ा हुआ है टेबल पे, क्या है, एक बुक पड़ा है हमारा टेबल पे, मान लीजिए ये ग्राउंड है या फिर टेबल ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है या बॉक्स रखा है, जो भी रखा है, मान लीजिए बॉक्स ही रखा है। तो ये बॉक्स क्या करेगा, नीचे की ओर एक्शन लगाएगा, नीचे की ओर क्या लगाएगा, एक्शन। एक्शन कहने का मतलब वेट, इसकी वेट मतलब mg, m/g, मतलब जैसे कुछ तो मास होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा, मिलके क्या बन गया, mg, मतलब एक्शन। तो अब ये जो बॉक्स क्या करेगा, ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, तभी वो बैलेंस होता है, ठीक है। यही कंडीशन है, जितना लगा रहा है इसका वेट, जितना लग रहा है नीचे की ओर मतलब एक्शन, तो ये टेबल भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसके कारण से वो बैलेंस हो जाता है। अब दूसरा कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन है, मतलब दूसरा एप्लीकेशन है, हाउ डू वी वॉक ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे हम लोग कैसे चलते हैं। तो देखिए, स्लिपरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आइस जो आइसी सरफेस होता है उसका बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, उस कंडीशन में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या स्लिपरी होता है, तो स्लिपरी होता है तो जिसके कारण से फ्रिक्शन लेस हो जाता है और हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन जनरली जो बात हो रहा है, हाउ डू वी वॉक, अब हम लोग कैसे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये पैर है, इस पैर से दबाएं, यहाँ पे पैर ऐसे करके चलते हैं ना, मतलब एक्शन हो रहा है, वो एक्शन कर रहे हैं हम लोग किस पे, ऑन द ग्राउंड। एक्शन किस पे, ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब रिएक्शन करेगा, जिसके कारण से हम लोग का पैर फेंकाएगा ये, ठीक है। मतलब हम लोग एड़ी दबा रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अर्थ पे एक्शन लगा रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं ऐसे, पैर है मान लीजिए ऐसे, तो ऐसे एक्शन लगाएं, तो अर्थ भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब कहाँ पे, पैर पे, जिसके कारण से हम लोग आगे चल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है, हाउ डू वी वॉक, मतलब इसका एप्लीकेशन हम थोड़ा सा लिखेंगे अभी। उसके बाद आता है दूसरा, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाई द गन रिकॉइल्स, गन क्यों रिकॉइल करता है। तो जैसे हम लोग गन चलाते हैं, तो गन चलाते हैं जैसे फायर किए, मतलब एक्शन, ठीक है। उसके बाद बुलेट क्या करेगा, वो भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगा उस किस पे, गन पे, जिसको बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, पीछे की ओर बैकवर्ड। उसके बाद फ्लाइंग जेट प्लेन या एरोप्लेन। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है और समझ। देखिए बच्चों, अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए,
तो पहला एग्जांपल है, जैसे कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जान चुके हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन करेंगे रिएक्शन भी उतना ही होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, इन टू डिफरेंट बॉडी, दोनों बॉडी अलग अलग होता है। कैसे? तो देखिए, जितने कस के आप बॉल को पटकिएगा बॉल उतने ही ऊपर जाएगा, क्योंकि वो आप जितने कस के पटके जितने फोर्स लगाए वो हो गया एक्शन। ऊपर से क्या करेगा, ग्राउंड भी क्या करेगा, एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो जैसे देखिए जरा एग्जांपल में, हाउ डू वी वॉक ऑन द फ्लोर, हम लोग फ्लोर पे कैसे चलते हैं, व्हाई द गन रिक्वाइल, गन रिक्वाइल क्यों करता है, बैकवर्ड वेलोसिटी लगता है। उसके बाद इन केस ऑफ क्या है, जेट एरोप्लेन, कि जेट एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है। फिर इन केस ऑफ बोट एंड शिप, बोट और शिप के कंडीशन में भी होता है, कैसे होता है अभी देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि बता चुके, हाउ डू वी वॉक ऑन द ग्राउंड और फ्लोर कैसे है। तो देखिए जरा, ग्राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर को रखते हैं, मतलब एक्शन करते हैं। तो ग्राउंड भी क्या करता है, ज़मीन भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में, जिसके कारण हम लोग स्टेप आउट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा गन रिक्वाइल करता है। तो गन कैसे रिक्वाइल करता है, तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि बन जाए तो ठीक है, देखिए चल जाए, गन भी हम लोग चला ही लेते हैं। कैसे बनेगा कोशिश कीजिए, देखिए ज़रा। मान लीजिए बुलेट है, मान लीजिए यही गन है, छोड़ दीजिए, कुछ समझने से मतलब हम लोग को क्या, ये इसका ट्रिगर है, सपोज कीजिए मान लीजिए ये गन है, ये हमारा बुलेट है तो ये क्या करेगा, बुलेट जा रहा, जितने के स्पीड से, जितने के वेलोसिटी से जाएगा वो गया, मतलब क्या किया, वो एक्शन लगाया, एक्शन किया। तो ये एक रिएक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, रिएक्शनल फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जितने फोर्स के साथ में जाएगा उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में से झटका आता है पीछे, उसे बोलते हैं हम लोग रिक्वाइल, उसे बोलते हैं रिक्वाइल ऑफ द गन। गन चलाए देखिएगा, यदि आप लोग बैलून भी फोड़े होंगे तो कंधे में रख के मारे होंगे, क्योंकि जितने कस के जाएगा, जितने फोर्स लगेगा उतना ही झटका पीछे क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। उसे हम लोग बोलते हैं रिक्वाइल ऑफ द गन, रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसे बाद में हम लोग फाइंड करना भी सीखेंगे। अब आता है एरोप्लेन के कंडीशन में भी होता है, तो देखिए ज़रा समझते हैं एरोप्लेन के कंडीशन में क्या होता है, कैसे। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल, तो इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही रॉकेट है हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है। तो रॉकेट किस तरह से चलता है, किस बेसिस पे चलता है। तो ये जो रॉकेट हमारा वर्क करता है, मान लीजिए यही रॉकेट है, ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करता है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जो गैस होता है, जो एग्जॉस्ट गैस होता है, जो नोजल से बाहर आता है, जो इससे बाहर आता है, जो गैस बाहर आता है, मतलब ये गैस इससे बाहर आ रहा है, मतलब क्या किया वो, मतलब वो हमारा किया एक्शन। जितने स्पीड के साथ में इसका जो गैसेस एग्जॉस्ट होता है बैकवर्ड फ्रॉम नोजल से, मतलब ये एक्शन लगा रहा है, उतने ही स्पीड के साथ में क्या होता है, वो क्या करेगा, वो रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वो रॉकेट उतने हाइट तक जाएगा। जैसा कि हम लोग दीपावली में भी देख चुके हैं, दीपावली में भी देखते हैं, बहुत सारा उसमें एग्जॉस्ट मटेरियल डाला हुआ रहता है, जैसे माचिस मारते हैं बहुत प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है वो, मतलब एक्शन करता है, किधर एक्शन करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उतना ही क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ऊपर में,
और वो उतने हाइट तक जाएगा। जितने कस के बॉल पटकिएगा, मतलब एक्शन कीजिएगा, उतना ही हाइट तक जाएगा वो, रिएक्शनल फोर्स लग के उतना ही ऊपर में। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो इस रॉकेट में जो भी एग्जॉस्ट रहता है, जो भी मटेरियल रहता है, जो गैसेस के थ्रू बाहर आता है, बहुत हाई प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है नीचे डाउनवर्ड एक्शन, और उतना ही अपोजिट फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो यही हो गया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल और उसका एप्लीकेशन। दूसरा आता है इन केस ऑफ बोट। तो बोट में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बोट में बैठे हैं, ठीक है, और बोट से अब हम लोग उतरना चाह रहे हैं किनारे पे, नदी के किनारे पे। तो उस कंडीशन में नदी के किनारे पे उतरना चाह रहे हैं, इसका डायग्राम, तो नदी के किनारे उतरना चाह रहे हैं। तो नदी के किनारे हम इमेजिन कर लिए, नदी के किनारे यदि उतरेंगे आप तो क्या करेंगे, मान लीजिए बोट है, जैसे कैसे बना दें इसे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे बोट है, कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की। डायग्राम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बोट बनाना थोड़ा बोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, अब यहाँ पे पैर रखे हुए हैं, मान लीजिए एक पैर उसकी यहाँ पे है, ठीक है। अब स्टेप आउट करना चाह रहा है वो, कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बोट है, पानी पे है, ये नदी के किनारा है, सी शोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैर यहाँ पे रखना चाहता है, मान लीजिए एक पैर यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे रखना। तो ये क्या करेगा, एक पैर से एक्शन करेगा पीछे की ओर, मतलब ये एक्शन किया तो बोट भी क्या करेगा, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा और ये सी शोर पे आएगा, और ये क्या हो जाएगा, बोट मूव्स करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोट मूव्स बैकवर्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी क्या किया, यहाँ पे रखे हुए था पैर, ठीक है, और क्या करना था, नदी के किनारे पे आना है। अब यहाँ से पैर दबाया, ये पैर दबाया तो बोट भी क्या करेगा, एक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। ये यहाँ एक्शन किया तो बोट भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसके कारण से ये होगा, क्या होगा, इसका पैर ऊपर चला जाएगा, मतलब वो कहाँ आ जाएगा, नदी के किनारे, और बोट भी मूव कर जाएगा। तो इन केस ऑफ बोट, बोट के केस में भी क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, अब बोट मान लीजिए चला रहे हैं, तो बोट चला रहे हैं, जब बोट चलाते हैं ऐसे, मतलब एक्शन कर रहे हैं, एक्शन, ये मान लीजिए बोट बैठे हुए हैं, चलाते हैं ना ऐसे ऐसे चप्पू से, मतलब एक्शन कर रहे हैं पानी में, तो पानी भी उल्टा डायरेक्शन क्या करेगा, रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब एक्शन और रिएक्शन होता है। तो इन केस ऑफ बोट में भी क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। यही था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ और उसका एप्लीकेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। चलिए देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को पी से डिनोट किए थे तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू भी। तो आज जानेंगे टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व रहता है, कैसे कंजर्व रहता है इसे जानेंगे, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल टर्म भी हम लोग देखेंगे। तो मोमेंटम होता क्या, मान लीजिए मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है एम इंटू भी। मान लीजिए एक कार है और एक ट्रक है। अब एक कार क्या किया, कुछ वेलोसिटी के साथ में जा रहा था, कुछ स्पीड के साथ में कार, ठीक है। और सपोज ट्रक ले लीजिए, ट्रक जा रहा था, ट्रक क्या किया, कार को धक्का मार दिया। तो उस कंडीशन में कार की स्पीड बढ़ गई, कार की वेलोसिटी बढ़ गया, लेकिन ट्रक का जो स्पीड था वो डिक्रीज कर गया। जब स्पीड डिक्रीज कर गया तो उसका मोमेंटम घट गया, लेकिन कार की मोमेंटम बढ़ गया। तो एक का मोमेंटम कम होता है, दूसरे का इंक्रीज करता है, दूसरे का बढ़ जाता है। मतलब वेन एवर, ऐसे बोल सकते हैं,
उसको डिफाइन करना है तो दो डिफिनीशन है उसकी, ऐसे बोल सकते हैं व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है कुछ जानेंगे। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, दो बॉडी क्या करता है एक दूसरे पे एक्ट करता है, उस कंडीशन में उसका टोटल मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ एक का मोमेंटम लूज करता है तो दूसरे का मोमेंटम गेन करता है। क्यों लूज किया, एक धक्का मारा दूसरे पे तो इसका स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया मतलब मोमेंटम कम हो गया, जबकि दूसरे का स्पीड बढ़ गया मतलब मोमेंटम बढ़ गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया। तो एक का मोमेंटम कम होता है दूसरे का मोमेंटम बढ़ जाता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका एप्लीकेशन भी है, इन केस ऑफ रॉकेट में भी देखेंगे हम लोग। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, क्रिकेट बॉल जो खेलते हैं उस समय भी मोमेंटम का ही कुछ। तो देखिए ज़रा, अब हम लोग इसके डिफिनीशन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant। क्या हो जाएगा वो, remains constant मतलब conserved। मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा उसका जो मोमेंटम है वो पूरा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बढ़ सकता है घट भी सकता है। तो कंडीशन लगा दे प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट या अप्लाइड ऑन इट, जबकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या और दूसरा डिफिनेशन बोलना चाहते हैं तो ही बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और भी बोल सकते हैं, जब छोटा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम जो है इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब मोमेंटम जो है, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, मोमेंटम जो है उसे ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कंजर्व रहता है। तो कैसे कंजर्व रहता है इसे हम लोग देखेंगे, थोड़े से डिराइव करेंगे। तो एक का मोमेंटम ऑलवेज, एक का मोमेंटम कम होगा तो दूसरे का मोमेंटम इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जैसे धक्का मारे दूसरे गाड़ी पे उसका वेलोसिटी कम हो गया, उसका स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया मतलब मोमेंटम कम हो गया, जबकि दूसरे का स्पीड बढ़ गया तो मोमेंटम भी बढ़ गया। एक का घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इम्पार्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसे हम लोग मैथमेटिकली देख सकते हैं और फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए बने रहिएगा एंड तक। हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है, क्या पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है इसे देखेंगे। मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर हम ऐसे बोले, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड, जैसा कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कहने का मतलब ये है, जब दो बॉडीज क्या करता है एक दूसरे पे एक्ट करता है तो उस कंडीशन में उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कैसे, सपोज कीजिए एक कार है, ठीक है, और एक ट्रक है। तो ट्रक क्या किया, कार को एक्ट कर दिया, उस पर फोर्स लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, उस पर चोट लगा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, कार की वेलोसिटी घट गई, सॉरी ट्रक की वेलोसिटी घट गई। ट्रक का वेलोसिटी घट गया लेकिन कार का वेलोसिटी बढ़ गया। जब वेलोसिटी घट गया तो उस कंडीशन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम भी घट जाएगा और कार की मोमेंटम बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ
कि एक की मोमेंटम घटा तो दूसरे का मोमेंटम बढ़ गया, एक लॉस होगा तो दूसरा गेन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है, इसे हम लोग थोड़ा प्रूव करेंगे। और जैसा कि इसका डिफिनेशन भी देख चुके हैं, मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर दियर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसा कि यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यदि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फिर वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसे हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए ज़रा, उसी को थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं और जानते हैं। सपोज मान लीजिए एक बॉडी ए है, दूसरा बी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर ले। देखिए, मान लें अब यहाँ पर कार और ट्रक बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सिंपल ले रहे हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। ए है, ये बी है, इसकी मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब ये दोनों क्या किया, कॉलिजन हो गया ये दोनों का, मतलब ये दोनों आपस में टकरा गया, ठीक है। जब आपस में टकरा गया, टकराने के बाद दोनों क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया m1, ये हो गया m2, तो एक की वेलोसिटी हो गया v1, एक की वेलोसिटी हो गया v2, ठीक है। अब देखिए, टकराने के पहले का जो मोमेंटम होता है बिफोर कॉलिजन, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u2। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारा ड्यूरिंग कॉलिजन, जिस समय वो कोलाइड कर रहा है। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन दिए टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमें प्रूफ करना है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग इसे आगे चलते हैं आगे। तो देखिए ज़रा, इसको आगे लेके चल रहे हैं। अब सपोज किए ड्यूरिंग कॉलिजन होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, ए जो है वो फोर्स एक्ट करता है बी पे, ए जो है वो फोर्स लगाता है बी पे, और बी पर भी क्या कर रहा है, ए भी लगा रहा है बी पे और बी भी लगा रहा है ए पे, इन टाइम टी इंटरवल। तो उस कंडीशन में ए क्या कर रहा है, ए एक्ट्स फोर्स F1 ऑन बी एंड बी ऑल्सो एक्ट्स फोर्स F2 ऑन ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेकेंड वाले की एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बाई टी, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा, चूंकि B भी A पे लगाएगा, ये हो जाएगा V1 माइनस U1 बाई टी टाइम इंटरवल में। हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, किस टाइम में, इन टाइम इंटरवल क्या हो जाए, जब टाइम जो है, जब टाइम इंटरवल क्या रहेगा, टी सेकेंड। पूरा डिटेल लिखेंगे तो बहुत सारा 2 पेज हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो इस कंडीशन में हम अब निकालेंगे कि फोर्स जो लगाएगा, ठीक है, फोर्स जो लगाएगा, कौन लगाएगा फोर्स, ये ऑब्जेक्ट लगाएगा किस पे, बी पे। फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा। ए एक्ट्स, ऐसे लिखे यहाँ से स्पेस तो, अच्छा चलिए ठीक है। ए एक्ट्स फोर्स F1 ऑन बी। तो इस कंडीशन में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F1 में क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या ले लिए हम लोग, देखिए जरा,
यहाँ पर ये है, हमें ये करना है कि ये ए जो है बी पे फोर्स लगाएगा, बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस समय वो दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को टकराता है, एक दूसरे से टकराता है, उस कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मास कितना हो जाएगा बी का, चूंकि ये टकरा रहा है बी से, बी पे फोर्स लगा रहा है m2। F इक्वल टू, जैसा कि पता है F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। तो मास क्या हो गया बी का m2। ठीक है, मास क्या हो गया, तो देखिए मास क्या हो गया उसका m2, तो मास हो गया m2। ठीक है, एक्सेशन क्या हो जाएगा a2। F इक्वल टू m इंटू ए। हम बात कर रहे हैं जब ए बी पे फोर्स लगाता है और जिस समय कॉलिजन होता है। तो a2 कितना है, ये हो गया v2 माइनस u2 बाई टी। ठीक है, चूंकि एक्सेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये हम बात किए किसका, जब a लगाता है F1 फोर्स किस पे, b पे। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हो गया m2 सेकंड वाले का, और एक्सेलरेशन क्या हो गया v2 माइनस u2 बाई, ये u है, v2 माइनस u2 बाई t। तो ये t कहाँ से आया, चूंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब क्या करता है, अब b जो है, b भी फोर्स लगाता है। अब यहाँ पर a भी लगा रहा है, टकरा रहा है, a इस पे लगाया, ये इस पे लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब देखिए, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लगा के हम लोग लिख ले। तो अभी तो क्या करता, a लगा रहा था फोर्स F1 b पे, अब b क्या करेगा, b एक्स फोर्स F2 ऑन a। अब b क्या करेगा, F2 फोर्स लगाएगा किस पे, a पे लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 बाई टी। ये लेते हैं इक्वेशन 2, इसे लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए, और यदि यहाँ तक हो गया, आप लोग लिख चुके हैं, तो अब चलिए इसे हम थोड़ा सा और भी आगे करते हैं, इसे थोड़ा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना था, दो ऑब्जेक्ट लिए थे, दोनों को क्या किए, दोनों को रोल करा दिए। अब ट्रक और कार का एग्जांपल भी ले सकते हैं, मान लीजिए यही ट्रक है, यही कार है। तो ट्रक क्या करेगा, कार पे फोर्स लगाएगा। हम ड्यूरिंग कॉलिजन का बात कर रहे हैं, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन में टकराया नहीं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, TM का मतलब टोटल मोमेंटम, m1 u1 m2 u2। आफ्टर कॉलिजन जब टकराने के बाद का दोनों अलग अलग हो जाएगा, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। इसे ही हम लोग को मैथमेटिकली डिराइव करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है, वही प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो F1 लगाएगा किस पे, A2 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, B की मास है m2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस u2 बाई टी। इसी तरह से F2 भी लगाएगा किस पे, A पे, क्या लगाएगा, फोर्स m1, क्योंकि उसकी मास m1 है, v1 माइनस u1 बाई टी। ठीक है, अब इसी दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो उसे इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या किए, निगेटिव साइन ले लिए। तो यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, एक साइड में माइनस हो जाएगा, दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा स्पेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा दोनों एक दूसरे पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दोनों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब क्या करेगा, F1 जो है इक्वल, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। F1 किस पे लगा रहा है, B पे। ठीक है, F2 किस पे लगा रहा है, A पे। लेकिन कैसे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए क्या लिखे यहाँ, माइनस, देखिए जरा क्या लिख दिए यहाँ पे, माइनस F2, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इसीलिए हम लोग माइनस। अब इसकी वैल्यू F1 क्या है, F1 है m2 v2 माइनस u2 बाई टी। ठीक है, F2 क्या है, माइनस m1 v1 माइनस u1 बाई टी। अब टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये मैथमेटिकली कभी पूछ दिया जाता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, m2v2 माइनस m2u2 इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस क्या है ये, माइनस माइनस प्लस m1u1। अब इसे क्या करते हैं, किसी एक को शिफ्ट करते हैं, तो इसे इधर शिफ्ट कर लिए, m2v2 प्लस m1v1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अब इसे अच्छे से अरेंज करके लिख दिए, क्या लिख दिए, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया हमारा बिफोर कॉलिजन का, ये हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन। ये हो गया बिफोर कॉलिजन, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। देखिए यही करना था। तो एक हमारे पास क्या आ गया, एक डेरिवेशन आ गया। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसे हम लोग देखेंगे। मतलब क्या हुआ, जब दो भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्ट करता है, फोर्स लगाता है ड्यूरिंग और आफ्टर कॉलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यही ये कर रहा है। आफ्टर कॉलिजन सिर्फ वेलोसिटी चेंज किया था, आफ्टर कॉलिजन m1u1 m2u2, ठीक है। और आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन हो गया, आफ्टर कॉलिजन हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज कर गया था। क्या चेंज किया, u1 से v1 हो गया और u2 से v2 हो गया। वेलोसिटी चेंज किया बट उसकी टोटल मोमेंटम क्या है, बिफोर और आफ्टर कॉलिजन कांस्टेंट, मतलब सेम है। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इससे भी देखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एप्लीकेशन क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो देखिए इसका एप्लीकेशन है जेट एरोप्लेन। क्या है जेट एरोप्लेन, कैसे वर्क करता है, ऐसे वो न्यूटन थर्ड लॉ पे भी वर्क करता है, लेकिन उसका जो मोमेंटम से रिलेट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जेट एरोप्लेन जो है बहुत हाई स्पीड के साथ में मूव करता है। कैसे मूव करता है, क्योंकि उसके नोजल से बहुत सारा केमिकल्स, मतलब एग्जॉस्ट से क्या गैसेस निकलता है बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों क्या हो गया, मास वेलोसिटी मोमेंटम हो गया। तो जितने मोमेंटम वो क्या करता है, एग्जॉस्ट मतलब नोजल से बाहर आता है गैसेस, उसी के इक्वल क्या करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, वो रॉकेट मूव करता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी रहेगा, तो जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट के थ्रू आएगा उतना ही मोमेंटम क्या हो जाएगा, उतना ही मोमेंटम के साथ में वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा, उड़ता है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग जेट एरोप्लेन में करते हैं। और इसके बाद हमें आता है रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन, उससे रिलेटेड फार्मूला भी आएगा और उसका एप्लीकेशन भी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन होगा। तो देखिए जरा रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो देखिए रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन होता क्या है, जब किसी गन से हम लोग फायर करते हैं बुलेट को, तो बुलेट जितने स्पीड से जाएगी, मतलब उसका वेलोसिटी और मास दोनों मिल जाएगा, मोमेंटम हो गया। जितना मोमेंटम मतलब वो एक्शन, तो रिएक्शनल भी क्या हो जाएगा, उतना ही मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये हुआ। या दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी एप्लीकेशन हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जब हम लोग बुलेट को फायर करते हैं किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी के साथ में मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो एक्शन हो गया तो रिएक्शन भी करेगी। मतलब उसका जो मोमेंटम है, जाने का मोमेंटम, जो फायर हो रहा है उस समय उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, मास भी होगा, मतलब वो टोटल मोमेंटम हो गया। तो उतना ही मोमेंटम के साथ में क्या हो जाएगा, वो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही मोमेंटम लगेगा। उसी को बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो जैसे देखिए रिक्वायल वेलोसिटी ठीक है। चलिए मान लीजिए यही गन है, गन तो पूरा कैसे बना है, मान लीजिए यही गन है, ठीक है। यहाँ से बुलेट, ये बुलेट गया, ठीक है। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ भी मास होगा, तो m इंटू भी क्या बन गया, ये हो गया मोमेंटम। तो क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा, इसे हम एक्शन भी बोल सकते हैं, और ये रिएक्शन है। चलिए ऐसे लिख ले, ये क्या है, ये रिएक्शन।
मतलब इसका ये जो गन है इसका भी कुछ मास होगा, मान लेते हैं कैपिटल मास, और इसकी भी कुछ वेलोसिटी है। जो रिटर्न वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन उसे ही बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, उसे ही बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ में जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, रिकॉइल कर दिया। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ बुलेट जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सॉरी, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम का मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, या इसे बोल सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, जो रिटर्निंग में वेलोसिटी लग रहा है। तो मतलब इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट को स्मॉल में लिख ले, इसे भी स्मॉल में लिख ले, इक्वल टू इसे कैपिटल में और इसे कैपिटल में। तो यही है रिकॉइल वेलोसिटी और उससे रिलेटेड मैथमेटिकली टर्म, इसे बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। अब सपोज रिकॉइल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब मास ऑफ गन पता रहना चाहिए, मास ऑफ बुलेट पता रहना चाहिए और मास ऑफ वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे तो इससे सारे रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड और रिकॉइल वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, जो हमारे चैनल में प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। तो बच्चों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि अ बुलेट है जिसकी मास कितना है, 10 ग्राम है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास कितना है, 6 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, सपोज कीजिए मान लीजिए ये क्या है, गन है, सपोज कर लिए गन है। अब यहाँ से फायर कर रहे हैं तो ये बुलेट मास, सपोज कीजिए ये बुलेट है बच्चों, देखिए जरा इधर से। अब बुलेट ऑफ मास कितना है, मास है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है। गन की मास कितना है, तो इसकी मास है, गन की मास है 6 kg। ये मास किसकी है, गन की मास है 6, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ये कितने के स्पीड से जा रहा है, 300 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो बोल रहा है रिक्वायल वेलोसिटी, गन का रिक्वायल वेलोसिटी कितना होगा, वो कितने वेलोसिटी के साथ में पीछे आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट बोला जा रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन है, सपोज कीजिए मास ऑफ गन कितना है, 6 kg। रिक्वायल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, उसे ही बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी किसकी, गन की। तो रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है, नहीं मालूम है, फाइंड करना है। मास ऑफ बुलेट कितना है, ये मास ऑफ बुलेट कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड। बस अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए ज़रा, यहाँ है मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब जिसे बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी इक्वल टू, मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मास इनटू रिक्वायल वेलोसिटी, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यही करना है। मास गन की मास पता है 6 kg, रिक्वायल वेलोसिटी नहीं पता है गन की, मास है 10 ग्राम, तो इसे हम लोग कर दिए kg में, इनटू क्या है वेलोसिटी, क्या है बुलेट की, 300 मीटर पर सेकेंड। अब इसे हम लोग को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए ज़रा, अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 10 ऐसे चला गया, 2 0 2 0 चला गया, कितना बच गया,
6 इंटू भी इक्वल टू कितना हो गया, या ध्यान से देखिएगा यहाँ केजी कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ 6 इंटू भी यहाँ पर क्या हुआ इक्वल टू 3, तो देयरफॉर भी इक्वल टू कितना हो गया 3/6, ठीक है। कितना गया 3 1 जा 3 2 जा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब पीछे जो झटका लगेगा, ठीक है, गन पे जो बुलेट लगाएगा वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इसलिए क्या होता है वो पता नहीं चलता है उतना देखने में। तो बच्चों देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से कर ले। बोला जा रहा बुलेट है जिसके मास दिया हुआ है 10 ग्राम और फायर्ड हो रहा है गन से, और उस गन की मास कितना है 6 kg है। गन की मास कितना है 6 kg है, और कितने वेलोसिटी के साथ में चल रहा है 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बोला जा रहा रिकॉइल वेलोसिटी, किसकी रिकॉइल वेलोसिटी, गन की। तो बोला जा रहा गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा, तो गन की रिकॉइल मास इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रिकॉइल वेलोसिटी गन की नहीं पता है, कितने स्पीड के साथ में वो पीछे की ओर झटका लग रहा है उसे, तो ये फाइंड करना है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। बस सॉल्व कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, तो इससे भी की वैल्यू आ गया। चलिए और भी क्वेश्चन देखें हम लोग, और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए ये क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसकी मास कितना दिया है 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसकी मास कितना है 10 ग्राम है। कैसे मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसकी मास कितना है, एक बुलेट है जिसकी मास कितना है 10 ग्राम है। एक बुलेट है जिसकी मास कितना है 10 ग्राम है, और कैसे मूव कर रहा है, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, कितने के वेलोसिटी से मूव कर रहा है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या करता है, एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक है, उस पे जाके वो क्या करता है एम्बेडेड टक्कर मार दिया, उसके अंदर चला गया। और वो जो वुडन था ब्लॉक, उसकी मास कितना है 900 ग्राम। तो बोला व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, तो वो जो ब्लॉक था वो कितने वेलोसिटी को गेन कर लिया। कहने का मतलब सपोज किए ये ब्लॉक है, देखिए जरा, तो अब हम लोग क्या करते हैं अलग अलग, यहाँ से बुलेट जा रहा है ये, ठीक है। तो बुलेट की मास कितना दिया है, मान लीजिए यही बुलेट है, तो ये बुलेट की जो मास है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, कितने के स्पीड से 400 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बुलेट जा रहा है। और ये गया वुडन ब्लॉक पे, वुडन ब्लॉक पे गया, ये है हमारा वुडन ब्लॉक, ये है वुडन ब्लॉक। और वुडन ब्लॉक जो है उसकी मास कितना है, इसकी मास है 900 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से बुलेट गया, यहाँ से बुलेट गया, इसके अंदर चला गया। अब बुलेट की जो मास था वो कितना है 10 ग्राम। बुलेट जो है उसकी मास कितना है 10 ग्राम है। तो बोला व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक है एकदम स्पीड के साथ में क्या ब्लॉक के अंदर चला गया। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, तो ब्लॉक कितने वेलोसिटी को गेन कर लिया। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे कि मास दिया हुआ है बुलेट का, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालेंगे। यहाँ से मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाल लिए, कितना हो गया m इंटू भी, मास कितना है 10 ग्राम, वेलोसिटी कितने के स्पीड से चल रहा है 400 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसे कन्वर्ट करेंगे इंटू 400, ये आ गया केजी, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब बोला कितने वेलोसिटी को गेन कर लिया वो, तो पहले यहाँ निकालेंगे मास, निकालेंगे वुडन ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का मास। तो यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक का मास कितना है, टोटल मास हो गया 900 ग्राम, ठीक है। 900 ग्राम प्लस 10 ग्राम कितना हुआ 910 ग्राम, तो हो गया 910, 1 2 3 इतना हो गया केजी। देखिए लेकिन वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी को गेन किया ये पता है क्या, नहीं पता है। इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, कितने वेलोसिटी के साथ में नहीं पता है, वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, कितना होगा वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना, मोमेंटम, ठीक है। देखिए मोमेंटम ऑफ बुलेट मतलब बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी, कितने स्पीड के साथ में गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। किस में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ गिवन, ये दोनों जब बुलेट क्या है, स्टार्टिंग में जब बुलेट जा रहा है और आफ्टर ये वुडन ब्लॉक में जब वो इन कर जाता है, उसको एम्बेडेड करता है, उस कंडीशन का। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बिफोर बुलेट जब फायर हो रहा था और उस वुडन जो ब्लॉक था उसमें जाने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व रहता है। इसको हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तब यहाँ पे देखिए ये जो था मोमेंटम ऑफ बुलेट मतलब m इंटू भी, तो चलिए इसे लिखें हम इंटू 400 मीटर पर सेकेंड, ये kg है, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 91/121 इंटू भी। ये तो नहीं पता है कितने वेलोसिटी के साथ में उस वुडन ब्लॉक को टक्कर मार दिया वो। तो देखिए ज़रा शॉर्ट के ये 2 0, अच्छा चलिए बाद में करते हैं इसे, ये 2 0 2 0 ये कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे, ये था kg में आ गया, kg कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, ठीक है ध्यान से देखिएगा, मीटर पर सेकेंड ये हो गया 91/100 इंटू भी। आप यहाँ से चाहते तो डायरेक्ट कर देते 0.91, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, 4 इंटू 100/91, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे आप क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, ऐसे कर सकते हैं आप, ये आ गया 400/91। अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, 4 पॉइंट कुछ आएगा तो 91 4 जा 4.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या होगा, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को एम्बेडेड कर देगा, मतलब उसको क्या करेगा, उसके अंदर में समा जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बोला जाता है बुलेट है जिसके मास दिया, वेलोसिटी दिया और ये जा रहा है, एक वुडन ब्लॉक टंगा हुआ है उसके अंदर में चला गया, वुडन ब्लॉक का मास दिया था, अब ये क्या किया, ये बुलेट उसके अंदर में चला गया तो वेट तो बढ़ गया उसका, मतलब सॉरी उसका मास तो बढ़ गया, मास गेन कर लिया, वो दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 910। अब ग्राम था सो केजी में कन्वर्ट कर लिए, 0 0 कैंसिल कर दिए, 91/100 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 91/100, कितने के वेलोसिटी से गया था नहीं पता है, तो ये हमें फाइंड कर लिए, ये था ग्राम में सो केजी में कर लिए, ये 400। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन कुछ देख ले, अच्छा सा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में है, बोला जा रहा है कार है ए जिसकी मास कितना दिया हुआ, कार ए जिसकी मास दिया हुआ है 1500 kg, कितना दिया 1500 kg, ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और एक कार बी है जिसकी मास कितना दिया 1000 kg, वो ट्रैवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कहाँ पे कर रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। फिर बोला जा रहा है आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए, टकराने के बाद जो कार जो है उसकी वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा है कार बी की वेलोसिटी टकराने के बाद कितना था, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कॉलिजन। तो कैलकुलेट करना है, किसे कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी क्या, किसकी वेलोसिटी का, कार बी का, आफ्टर कॉलिजन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में लिखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखिए मास कितनी है, मास कार ए ऐसे लिख देते हैं, कितना है 1500 kg। वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिफोर कॉलिजन। तो इसका जो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन,
टकराने के पहले कार ए का जो मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना हो गया 1500 इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, ये केजी में है, ये हो जाएगा 37500, मोमेंटम हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कार ए का था। अब कार बी, तो कार बी का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। कार बी की मास कितना है, तो कार जो बी है उसकी मास है 1000, वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ये केजी है, ये हो गया 15123 केजी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया कार की। अब ये कहाँ से आया मास, तो यहाँ मास दिया हुआ कार बी की, ये कार बी की मास है, ये वेलोसिटी किसकी है, कार बी की। ठीक है, चलिए अब ये दोनों आ गया, अब ये दोनों आ गया, बाद में हम लोग करेंगे, ये क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, कार ए और कार बी की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कर ले हम लोग टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, बिफोर कॉलिजन कितना होगा, तो ऐड करते हैं 37500 प्लस 15100। ठीक है, 37500 प्लस 15000। अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया 52500 0 0 505 7 5 12 2 कैरी 1 3 1 4। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम आ गया इतना केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन किसका निकालना है, आफ्टर कॉलिजन। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग किसकी, कार ए की। ठीक है, मोमेंटम कार ए आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम निकालेंगे, किसकी मोमेंटम निकालेंगे, कार ए की निकालेंगे। कब निकालेंगे, आफ्टर कॉलिजन। तो देखिए आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी हो जाता है कार ए की कितना है 20 मीटर, लेकिन बी का नहीं पता है। मास तो पता है हमें, कार ए की मास कितना है 1500, कार ए की मास कितना है 1500। तो मास इंटू वेलोसिटी, कार ए की मास है 1500 इंटू वेलोसिटी कितना है आफ्टर कॉलिजन 20 मीटर पर सेकेंड, ये केजी। ठीक है, अब मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम ऑफ कार बी की। तो मास बी की, वेलोसिटी बी की, तो बी का मास कितना है देखिए ज़रा 1000। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग 1000 केजी। वेलोसिटी नहीं पता है तो भी लिख दिए। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 123 केजी मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया 1000 केजी मीटर पर सेकेंड, 1000 इंटू भी। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, तो इसे निकालते हैं हम लोग, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 1000 भी। अब दोनों को रिलेट कर दिए और इससे क्या निकालना है, भी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों को 52500 माइनस 3123 इक्वल टू 1000 भी। देखिए अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ से हम लोग भी की वैल्यू निकालेंगे। माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद जो आएगा, ठीक है, कितना आएगा माइनस करने के बाद 22500,
0 0 0 0 5 0 5, 2 से 0 माइनस किए 2, 5 से 3 2, इक्वल टू हो गया 1000 भी। तो देयरफॉर भी कितना हो जाएगा, इसको शिफ्ट करते हैं 22500 डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 20 चला गया, 2020, 225/10 का मतलब 2.25। ठीक है, चलिए इतने के स्पीड से, ठीक है, कार भी टकराएगा ये। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ये किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप डायरेक्टली बना सकते थे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, लेकिन वैसे कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। डायरेक्ट फार्मूले पे भी हम लोग बना सकते थे। तो डायरेक्ट फार्मूले पे क्या बनाते, मान लीजिए डायरेक्ट फार्मूला था तो कहाँ, यहाँ पे शायद दिख रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इस पे डायरेक्ट बना सकते थे। ये बिफोर कॉलिजन है, ये आफ्टर कॉलिजन है, ये फाइंड करना था। तो चाहते तो इससे डायरेक्ट बना सकते थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेविटेशन चैप्टर, उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, मैथ्स भी करेंगे। मैथ्स में फैक्टराइजेशन का वीडियो आ चुका है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन के आगे वाला जो टॉपिक है वो है एक्सपेंड करना होता है, a + b + c की होल स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, है ना ये। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो फिजिक्स का जो वीडियो आएगा वो हमारा ग्रेविटेशन से होगा। उसके पहले क्लास 10th का लेंस चैप्टर, क्लास 10th का करेंट हो चुका है, रिफ्रैक्शन भी हो चुका है, मिरर भी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला क्लास 10th की, वो लेंस से रिलेटेड। तो यदि आपके कोई जान पहचान के फ्रेंड हैं, सर्किल हैं, जो भी हैं, उस पर आप थोड़ा सा उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।